मैंने कहा ये नौजवान जो 6 महीने में काम करते हैं उनको तनख्वाह के साथ 6 महीने की छुट्टी दो और उनको छुट्टी तब कब देनी है जब यहां खेती की मौसम हो, खेत का काम निकला हो। वो 6 महीने अपने घर रहेगा, कारखाने में उसका पगार चालू रहेगा, यहां मां बाप के साथ खेत में काम करेगा, फिर 6 महीने वहां आएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट मैंने किया है। अगर ये सफल हो गया तो मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान मेरे गुजरात का भी भला करेंगे और उत्तर प्रदेश का भी भला करेंगे। ये विचार हमें क्यों आया? ये विचार हमें क्यों आया? क्योंकि हम मानते हैं कि मेरे उत्तर प्रदेश का नौजवान, उसका मन करता है अपने गांव में, अपने पुरखों की जो जमीन है उसमें भी वो कुछ करें, उसको अवसर मिलना चाहिए। मित्रों, दिल्ली के पास सोचने के लिए समय ही नहीं है। आप मुझे बताइए मित्रों, अब लोकसभा का चुनाव दरवाजे खटखटा रहा है कि नहीं खटखटा रहा है? लोकसभा का चुनाव दस्तक दे रहा है ना? ये दिल्ली वालों ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? और कहते हैं क्या? ये शाहजादे उनके घूम रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जी? जवाब दो भाई, ये भ्रष्टाचार को आपको क्या कहना है? जवाब दो ना। क्यों नहीं दे रहे हो जवाब? ये महंगाई, ये माताओं बहनों पर बलात्कार, जवाब देने को तैयार नहीं आप मुझे बताइए, ये चुनी हुई सरकार जनता की सेवक है कि नहीं है? जनता को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये अपने आप को बादशाह मानते, अपने आप को शाहजादे मानते हैं, वो जनता को जवाब देने को तैयार नहीं है। और मैं अभी तो सुन रहा हूं मित्रों, शाहजादे ने जो भाषण किया है, मैं गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब मेरी दादी मर गई मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं शाहजादे को पूछना चाहता हूं, ये सच है कि सभी कांग्रेसियों को गुस्सा आया था? क्या ये सच है कि आपने और आपकी पार्टी के लोगों ने उस गुस्से में हजारों सिखों को जिंदा जला दिया था, हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया था, और आज तक एक को भी सजा नहीं हुई? क्या आपको आपकी दादी के मरने का गुस्सा आना मैं समझ सकता हूं, लेकिन उन हजारों सिखों को मारने वालों पर क्या आपको गुस्सा आया था? क्या आपको पीड़ा हुई थी? और आज जब दिल्ली में चुनाव आए हैं तो आपने उस गांव पर नमक छिड़कने का पाप किया है। जिन परिवारों के नौजवानों को जिंदा जला दिया गया था, हजारों सिखों की कत्ल कर दी गई थी, और आज आपके गुस्से की बात कर रहे हो? भाइयों बहनों, मानवतावाद में विश्वास करने वाला कोई व्यक्ति शाहजादे की इस भाषा को माफ नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं मित्रों, उन्होंने एक दूसरी बात बताई। मैं गंभीर सवाल पूछता हूं, आखिर ये शाहजादे है कौन? एक एमपी है? क्या हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस के लोग, गुप्तचर तंत्र के लोग, भारत की अत्यंत गुप्त जानकारी उस व्यक्ति के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं जिसने कभी गुप्तता का कोई शपथ नहीं लिया है? उसके साथ शेयर कैसे करते हैं? देश जानना चाहता है। और आए दिन
हिंदुस्तान की सरकारों के लिए घंटों घंटों तक विवाद करने वाले लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं, कोई बताए क्यों हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस शाहजादे को जाकर के रिपोर्टिंग करती है? क्या कारण है कि हिंदुस्तान की सरकार की खुफिया एजेंसी के लोग उनके राजनीतिक भाषणों के लिए इनपुट देते हैं? और इतना ही नहीं, शाहजादे ने जो गंभीर बात बताई, उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर में आईएसआई कुछ मुस्लिम नौजवानों के संपर्क में है। शाहजादे, सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। क्या कारण है कि आईएसआई आपके नाक के नीचे उत्तर प्रदेश के गलियारे में जाकर के अपने पैर पसारने की ताकत रखती है? आप कर क्या रहे हो? देश जवाब मांगता है। मैं शाहजादे को आह्वान करता हूं, आपने उस दंगों के कारण जो पीड़ित नौजवान रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, उन पर एक गंभीर आरोप लगाया है। और आपने आरोप ये लगाया है कि वे लोग आईएसआई से मिले हुए हैं। शाहजादे साहब, आपका जिम्मा है, वो कौन नौजवान है उनके नाम घोषित करो, सार्वजनिक करो। वे कौन है जो आईएसआई के साथ मिले हैं? और अगर नाम घोषित नहीं करते हो, किसी कौम पर इस प्रकार का इल्जाम लगाने से पहले आपका जिम्मा बनता है कि आईएसआई, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, हिंदुस्तान के उन कौन नौजवानों के साथ जुड़ी हुई है, उसके नाम घोषित करो। और अगर नाम नहीं है, हिंदुस्तान के उन नौजवानों की आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। यह आपका जिम्मा है। लेकिन आप हिंदुस्तान में, मुझे तो हैरान हूं मैं, ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी और ये दिल्ली की सरकार, ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई न्यूज एजेंसी है जिसका काम सिर्फ हमको खबर देना है कि आईएसआई ये कर रही है। अरे तुम्हारा काम खबर देना है कि आईएसआई को ठीक करने का काम है भाई? मुझे बताइए मित्रों, क्या ऐसी सरकार पर आपका भविष्य सुरक्षित है? क्या ऐसी सरकार पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसे नेताओं पर भरोसा कर सकते हैं? क्या उनके भरोसे आप अपनी जिंदगी छोड़ सकते हो? उखाड़ फेंको दोस्तों, उखाड़ फेंको। ये तबाही का बंजर कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। इनके लिए गरीबी एक मजाक का साधन बन गया है। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के बड़े बड़े महल हुआ करते थे। समय बीतते उनका पतन हुआ, युद्धों में पराजय हुआ। समय रहते उनके बड़े बड़े महल खंडहर हो गए। लेकिन कभी कभी उन राज परिवार के वारिस, पोते के पोते के पोते जब बड़े होते हैं तो उनके पूर्वज उनको वो खंडहर दिखाने के लिए ले जाते हैं कि देखो, ये जो खंडहर है ना, वो कभी
राजमहल हुआ करता था। हमारे दादा के दादा के दादा इस राजमहल में से राज करते थे। उनको समझाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। मित्रों, आजकल ये हमारे शहजादे भी उनके पूर्वजों के पराक्रमों को देखने के लिए जाते हैं। वो भी देखने के लिए जाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या पराक्रम किए, हमारे पिताजी ने क्या पराक्रम किया, हमारी दादी जी ने क्या पराक्रम किया, हमारे नाना जी के क्या पराक्रम किया। उन पराक्रमों के अवशेष देखने के लिए जाते। कहां जाते हैं? गरीब की झोपड़ी में जाते हैं। ये गरीब की झोपड़ी, ये उनके पूर्वजों के पराक्रम का परिणाम है। और आपके बुंदेलखंड में आए थे, राशन कार्ड भी ले गए, मालूम है ना? राशन कार्ड ले गए, अभी तक लौटाया नहीं। और वो बेचारी राशन कार्ड के लिए तरस रही है। भाइयों बहनों, इन दिनों शाहजादे नारा बुलाते हैं। लोग कहते थे आधी रोटी खाएंगे, तो शाहजादे ने कहा नहीं, अब पूरी रोटी खाएंगे, ऐसा बोलो। 60 साल में कांग्रेस कहां से कहां पहुंची? पहले आधी रोटी थी, अब पूरी रोटी तक पहुंचने में 60 साल लग गए। भैया, आधी रोटी से पूरी रोटी में अगर 60 साल लग गए, तो पेट भर रोटी में और 100 साल लगा देंगे, 100 साल लगा देंगे। क्या आप इंतजार करना चाहते हो? गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं। मित्रों, मुझे बताइए, क्या 26 रुपये में आपके परिवार का एक दिन का गुजरान चल सकता है? आपका गुजारा 26 रुपये में हो सकता है? शहर में रहने वालों का 32 रुपये में गुजारा हो सकता है? 32 रुपये में परिवार के सबकी चाय भी हो सकती है? प्रधानमंत्री जिस प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष है, वो प्लानिंग कमीशन कहता है कि अगर आप 26 रुपये से ज्यादा कमाते हो, अगर आप 32 रुपये से ज्यादा कमाते हो, तो आप गरीब नहीं हो। ये इनकी मानसिक गरीबी देखिए, इनकी मानसिक गरीबी देखिए। ये लोग गरीबों का भला नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, गरीब कैसे गुजारा करता है, किस प्रकार से अपनी जिंदगी गुजारा करता है, उसका इन्हें पता तक नहीं है मित्रों। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश में हम सबका संकल्प होना चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत, सपा मुक्त भारत, बसपा मुक्त भारत। ये सबका लूटने वालों को जब तक आप विदाई नहीं देंगे, आपका भला नहीं होगा। भाइयों बहनों, इसी धरती से 1857 में एक नारा गूंजा था, अपने बच्चे को पीठ पर बिठा करके वीरांगना लक्ष्मीबाई ने नारा दिया था, मेरी झांसी नहीं दूंगी। कहा था ना, मेरी झांसी नहीं दूंगी। मित्रों, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम रोटी और कमल एक क्रांति के प्रतीक बने थे। भाइयों बहनों, 1857 का संग्राम रोटी और कमल के प्रतीक को लेकर के आया था और बुंदेलखंड जाग उठा था। भाइयों बहनों, आज फिर एक बार लक्ष्मीबाई की धरती पर हम कमल लेकर के आए हैं। मित्रों,
और लक्ष्मी कहां विराजित होती है? लक्ष्मी कमल पर ही विराजित होती है। अगर कमल है तो लक्ष्मी आएगी, और लक्ष्मी आएगी तो रोटी आना पक्का है दोस्तों। ये क्रांति लानी है। भाइयों बहनों, लक्ष्मीबाई ने उस दिन ललकार किया था। उसने कहा था, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, मेरी झांसी नहीं दूंगी। भाइयों बहनों, मेरे साथ एक नारा बुलाएंगे? मित्रों, मैं कहूं वो नारा बुलाएंगे? पूरी ताकत से बुलाएंगे? मित्रों, मैं कहूंगा, आप जरा मेरा नारा समझ लीजिए। ये बुंदेलखंड की धरती की आवाज है। मित्रों, रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, मेरी झांसी नहीं दूंगी। मित्रों, मैं कहता हूं, बेईमानों को नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप कहिए, मेरा देश नहीं देंगे। बेईमानों को नहीं देंगे, नहीं देंगे। 2 बार बोलिए, बेईमानों को नहीं देंगे, नहीं देंगे। बेईमानों को नहीं देंगे, नहीं देंगे। बेईमानों को नहीं देंगे, नहीं देंगे। मित्रों, ये देश हम बेईमानों को नहीं देने देंगे। भाइयों बहनों, लूट चली है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को, पिछड़े परिवार में पैदा हुआ, रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा, ये पार्टी की महानता देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार देखिए। ऐसे गरीब परिवार के, पिछड़े परिवार के बच्चे को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए। भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में जाकर के चौकीदार की तरह बैठूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ऐसा चौकीदार बिठाओगे, मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। इस देश के खजाने पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा मित्रों। और इसलिए मैं चौकीदार के नाते आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपने उनको 60 साल दिए, हमें 60 महीने देकर देखिए, हम तकदीर भी बदलेंगे, तस्वीर भी बदलेंगे। भारत माता की, पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए। ये मीडिया वाले आपकी फोटो लेना चाहते हैं। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।